Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, आज से मैं अपने चैनल पे 11th की अकाउंटेंसी की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने अपने चैनल पे केवल 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही क्लासेस यहाँ पर कर रखी थी, बट आज से जो है 11th की अकाउंटेंसी की क्लास भी मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 11th की अकाउंटेंसी मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आखिर है क्या और आप इसमें पढ़ते क्या है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहली क्लास में आपको बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ सब्जेक्ट का, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि 11th की आप जैसे ही 11th में आते हैं, आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखा है, तो आपको अकाउंट्स जो सब्जेक्ट मिला हुआ है ना, इसके पहले आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है। अगर 9th या 10th में आपने कॉमर्स ली भी होगी ना, तो वहाँ पर अकाउंटेंसी जो है ना उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, तो आप उतना क्लियरली नहीं जान पाते हैं कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल जो है उसको शुरू करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अकाउंटेंसी आखिर है क्या। बच्चों, अकाउंटेंसी क्या है ये समझने के लिए ना आपसे मैं 2 क्वेश्चन करता हूँ। पहला तो ये कि ये बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को अर्निंग करनी है, ठीक है, और उसके पास कौन सा ऑप्शन है, या तो जॉब हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि वो जॉब कर रहा है तो बताइए वो क्या कमाएगा, उसको सैलरी मिलेगी या फिर उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर वो एक बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो वो जानना चाहता है कि भाई अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस से कमा क्या रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है, क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स एंड सर्विसेज दे रहा हूँ अगर, ठीक है, इतना डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो, और इतना पैसा मैंने लगा रखा हो, मेरा पैसा फंसा हुआ है, तो मैं कमा क्या रहा हूँ बिजनेस से, ये वो जानना चाहता है। और ये उसे कैसे पता चलेगा? मान लीजिए भाई कि किसी महीने का वो जानना चाहता है कि मैंने बिजनेस से कमाया क्या, तो वो कैसे पता करेगा कि भाई इस महीने मैंने बिजनेस में कितना खर्च कर रखा है। मीन्स जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसको बनाने में मैंने खर्च किया, अगर बनाता नहीं हूँ तो मैं कहीं से खरीदता हूँ तो खरीदने में कितना पैसा खर्च हो रखा है मेरा। उसके बाद और भी कई तरह के एक्सपेंसेस कर रखे हैं, जैसे वर्कर्स को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, एडवर्टीजमेंट कराना, न जाने कितने तरह के एक्सपेंसेस करना। तो मान के चलिए उसके महीने भर के खर्चे हो जाते हैं कितने, 1 लाख रुपए, ठीक है, और महीने में उसकी इनकम कितनी है, उसी महीने उसकी इनकम कितनी है, 1,50,000। तो आप ये समझ पा रहे हैं, सॉरी, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि उसको बिजनेस में कितनी इनकम हुई उस महीने, क्योंकि 1 लाख रुपए उसने उस महीने खर्च किए हैं और 1,50,000 रुपीज उस महीने उसको मिले हैं बिजनेस से, ठीक है, उसकी इनकम हुई है। ठीक है, तो उसने कितना पैसा बचाया उस महीने, 50,000 रुपीज में, उसका प्रॉफिट कितना हो, 50,000 रुपीज। तो एक बिजनेसमैन ना अपने बिजनेस का ये अमाउंट जरूर जानना चाहता है कि भाई मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ, या बराबर पे चल रहा हूँ, या बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन आखिर चल क्या रही है, ठीक है, मैं पैसा यहाँ से कमा कितना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जानने के लिए उसको बिजनेस के सारे खर्चे भी पता होने चाहिए, सारे इनकम भी पता होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस के किसी डिसीजन में पहुंचेगा कि मुझे बिजनेस को आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सारी चीजें, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या है। ठीक है, अब इनकम और एक्सपेंसेस बिजनेस में जो भी हो रहे हैं ना, तो वो तो भाई कई बार होते हैं, कई बार होते हैं। जैसे एक महीने का उसको पता लगाना है ना, तो एक दिन में ही कई बार खर्चे होते हैं, एक दिन में ही कई बार प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, ठीक ठाक बिजनेस अगर चल रहा है, नहीं भी चल रहा है ना, फिर भी बिजनेस में खर्चे तो होते ही रहते हैं और इनकम तो होती ही रहती है, और आप बिजनेस का सही प्रॉफिट जानना चाहते हैं तो आपके पास सारे खर्चे और सारी इनकम आपको याद रहनी चाहिए, और इतने सारे खर्चे और इनकम को कोई याद नहीं रख सकता है, और इसीलिए उसको लिख कर रखा जाता है। डिसाइडेड रूल, फॉर्मेट, थ्योरी, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही बिजनेस के सारे लेन देन को नोट डाउन करके जब रखा जाता है, नोट डाउन करके जब रखा जाता है, तो इसी को अकाउंटेंसी कहा जाता है। मींस अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन का सही सही पता लगाने के लिए हमारे बिजनेस में जितना भी लेन देन हो रहा है ना, पैसों का जितना भी लेन देन हो रहा है ना, ठीक है, वो सारा हमारे पास नोट डाउन होना जरूरी है। लेकिन नोट डाउन करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में नहीं, ठीक है, डिसाइडेड रूल एंड डिसाइडेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डिसाइडेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हम नोट डाउन करेंगे, डिसाइडेड फॉर्मेट में ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी कंप्लीट नॉलेज है, देखिए भाई ट्रांजेक्शन्स को मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, खर्चा और इनकम, उसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते तब तो आपको अकाउंटेंसी सीखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अकाउंटेंसी का मतलब क्या है कि आप बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का सही सही पता लगाने के लिए ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करें, लेकिन डिसाइडेड प्रिंसिपल एंड डिसाइडेड रूल्स के अकॉर्डिंग ही नोट डाउन करें। तो इस तरह से जो आपका सब्जेक्ट तैयार होता है, जो आपकी नॉलेज तैयार होती है, डिसाइडेड रूल, प्रिंसिपल, थ्योरी, कॉन्सेप्ट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, तो ये जो पूरी एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज तैयार होती है ना बच्चों, इसी को कहा जाता है अकाउंटेंसी। आप अपने सब्जेक्ट में मेनली यही सीख रहे हो कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन का सही सही पता लगाने के लिए वो बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करने का तरीका क्या है, किस तरह से नोट डाउन किया जाता है, उसके पीछे के थ्योरी क्या है, उसके रूल क्या है, उसके फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में कैसे एंट्री की जाती है, कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, ये सारी जो कंप्लीट नॉलेज है ना बच्चों, इसी को कहा गया है अकाउंटेंसी।
बात आई समझ में आपको? और आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना चाहता है, मतलब पैसे से रिलेटेड बिजनेस की कंडीशन चल क्या रही है इसका पता लगाना चाहता है, तो बिजनेस में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये सारी चीजें उसको नोट डाउन करके रखनी पड़ेंगी, लेकिन अपनी लैंग्वेज में नहीं, डिसाइडेड प्रिंसिपल, डिसाइडेड थ्योरी, रूल्स एंड फॉर्मेट के अंडर ही नोट डाउन करके आपको रखना पड़ेगा। तो पहले वो आपको सीखना पड़ेगा, पहले वो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई वो डिसाइडेड रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम नोट डाउन करेंगे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। डिसाइडेड प्रिंसिपल आखिर क्या है जिनके आधार पर हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी, वही इन्फॉर्मेशन भरी हुई है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी के बारे में कह सकते हैं कि एक सिस्टम, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगाने का, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है, ठीक है, उसे तैयार करना ही आपका अकाउंटेंसी है, ठीक है। और जिसके लिए आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें आपकी टीचर्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? मैंने समझाने की आपको कोशिश की। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भाई पता लगाना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। कब तक का पता लगाना है? वो कभी तक का भी पता लगा सकता है कि भाई 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, साल भर का, ठीक है, कभी कभी पता लगा सकता है। लेकिन जिस बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाता है ना, वहाँ पर एक टाइम पीरियड चल रहा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से लेकर आने वाला जो 31 मार्च है, ये एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें 31 मार्च को ये देखना होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट आखिर हुआ कितना है, ठीक है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप 31 मार्च 2020 तक अपना बिजनेस करते रहिए, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है ना उसको नोट डाउन करते रहिए, और साल के आखिर में ये देख लीजिए भाई, एंडिंग में देख लीजिए 31 में, साल के एंडिंग में आप ये देख लीजिए कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी खर्चा भी हुआ है, इनकम भी हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। तो अब हमारे पास सारे खर्चे और सारी इनकम है। अब हम ये देख सकते हैं साल के आखिर में कि साल भर में आखिर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड चल रहा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को 1 अप्रैल को बिजनेस को शुरू करना है, अगर वो बाद में शुरू किया है तो 31 मार्च को उसको क्लोज करना है। क्लोज करना है मीन्स अपने रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। मीन्स कि आपको ये देखना है कि हमारे करंट ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है, लेकिन मान लो आप 1 जुलाई शुरू करते हैं, तो 1 जुलाई से आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, और जब 31 मार्च आएगी आगे नेक्स्ट, ठीक है, 31 मार्च जब आएगी तब आप देखोगे कि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जितने भी खर्चे हुए, जितनी भी इनकम हुई है ना, तो उसका क्या है, रिजल्ट क्या है, कि हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो। बात समझ में आपको? तो एक तो टाइम पीरियड चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और जिसमें आप साल के एंडिंग में 31 मार्च पर आप ये पता लगा लेते हैं कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन क्या है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने का तरीका सीखना, तरीका सीखना, यही है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में भरा पड़ा हुआ है कि अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करने के कितने तरह के फॉर्मेट होते हैं, कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने तरह के रूल एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मीन्स ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना है, किसी भी लेन देन को बिजनेस में प्रॉफिट पता लगाने के लिए हर एक ट्रांजेक्शन को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, किस रजिस्टर पर लिखना है, ठीक है, वो हर एक चीज़ की जो कंप्लीट नॉलेज है वही आपकी अकाउंटेंसी। बात समझ में आई आपको? अकाउंटेंसी आपको क्या बता देती है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि आपके पास सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में कितनी चीजें खरीदी गई हैं, कितनी बेची गई हैं, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितने से पैसा लेना है, कितनों को पैसा देना है, क्योंकि आपने पैसे से रिलेटेड बिजनेस में एक भी काम हुआ है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो आपके बिजनेस की पैसे फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड एक एक चीज आपके बिजनेस में रिकॉर्ड है, और बिजनेसमैन को बड़ी हेल्प मिलती है इससे, कि उसे ये पता रहता है, वो बेफिक्र रहता है इस चीज़ से कि मेरे बिजनेस में एक एक पैसे का हिसाब लिखा जा रहा है, तो किसी भी तरह का फ्रॉड होने की संभावना भी नहीं रहती। अकाउंटेंसी बहुत हेल्प करती है बिजनेसमैन की, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो मैं आपको जरा यहाँ पर मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा हो, इसके बारे में समझा देता हूँ बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि साल के एंडिंग में एक ओनर को ये देखना होता है कि भाई साल भर में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, क्योंकि मेरे पास सारे ही ट्रांजेक्शन नोट डाउन है। अब आप मुझे ये बताइए, साल के एंडिंग में अगर वो सारे खर्चे और सारी इनकम का डिफरेंस देखना चाहता है, तो साल में सैलरी कितनी बार दी गई होगी, हो सकता है कई बार दी गई हो सकता है कई वर्कर्स हों और हर वर्कर को कई बार दी, तब तो सैलरी के बहुत सारे हेड्स हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, सॉरी, ठीक है। उसी तरह से हर एक्सपेंस के बहुत सारे हेड्स हैं, ठीक है, और साल में कई बार किए गए। आप समझ रहे हैं? मान लो सैलरी, मान लो 10 वर्कर हैं, कितने वर्कर हैं, 10 वर्कर हैं, ठीक है। हर वर्कर को साल में कई बार सैलरी दी गई, तो उस तरह से 10 वर्कर को मिला के सैलरी बहुत सारी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले इनको एक बार नोट डाउन किया जाए, फिर टोटल करके जितने भी वर्कर्स हैं उनको जितनी भी सैलरी दे रखी है टोटल करके एक बार लाया जाए।
तो याद रखिएगा बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन एक सीक्वेंस वाइज होते रहते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी ट्रांजेक्शन एक सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक होते रहते हैं, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं रूल्स एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और उसी को क्या कहा जाता है बिजनेस में, जर्नल कहा जाता है। जर्नल का मतलब क्या है भाई, देखिए साल के आखिर में आपको बिजनेस के सारे खर्चे, सारी इनकम पता होनी चाहिए। तो पूरे साल भर के नोट डाउन नहीं करोगे आप, तो पूरे साल भर के एक सीक्वेंस वाइज जब नोट डाउन किया जाता है, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा हुआ, सीक्वेंस वाइज नोट डाउन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक है, डिसाइडेड रूल एंड डिसाइडेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चलता है, डिसाइडेड फॉर्मेट पे चलता है कि इस फॉर्मेट में ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज सारे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करना ही आपका क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों, आपको समझ में आया? अब जर्नल में आपका देखिए क्या है, जर्नल में आपका क्या है, जर्नल में मान लो एक सीक्वेंस वाइज जितने भी ट्रांजेक्शन है सब रिकॉर्ड है। अब सोच के देखिए उसमें आपको सैलरी ढूंढनी है कि कितनी बार दी गई है, सैलरी कितनी बार दी गई है। भाई मान लो साल में सैलरी जो है 50 बार दे रखी है, और जर्नल में वो सब लिखा हुआ है, लेकिन आप ढूंढोगे कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि साल में आखिरी में जब हम प्रॉफिट या लॉस पता लगाने जा रहे होंगे तो सैलरी ही कितनी बार है। उसी तरह से हर हेड बहुत बार है, जैसे किसी तरह का रेंट पे कर रहे हो आप, किसी तरह का एक्सपेंस और कर रहे हो, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है, तो परचेजिंग भी कई बार हुई, सेल भी कई बार हुआ, मीन्स हर हेड साल हर में कई बार रिपीट हुआ होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि हर हेड को छांटो उठा टोटल करके एक जगह लिख दो भाई, ताकि आखिर में जब हम प्रॉफिट या लॉस पता करने जाएं तो हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। भाई साल भर का रिकॉर्ड जो है, साल भर में परचेज ही कई बार हो रखे, जर्नल में कई बार लिखे हुए, और सबको छांट के लाने में पता चला और एक साल लग गया। बात समझ में आ रहे हैं ना आपको, आखिरी में काम करने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए क्या होता है कि जर्नल में तो सारे ट्रांजेक्शन एक के बाद एक लिखे होते हैं, लेकिन एक जैसे ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं सबको उठा ला के टोटल कर लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एक जगह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। लेजर का काम क्या है कि एक जैसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक एक जगह इकट्ठा कर लो। अब जर्नल में तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद पहला ट्रांजेक्शन हुआ मान लो परचेज का, 10वां ट्रांजेक्शन हुआ सैलरी का, फिर 20वां ट्रांजेक्शन हुआ सैलरी का, फिर 25वां ट्रांजेक्शन हुआ सैलरी का। तो सैलरी तो कई बार है, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह लाके भी लिखना हमको पड़ेगा। वो क्या है काम आपका, वो आपका लेजर है। उसी तरह से मैं सैलरी के एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी तरह से कई सारे हेड्स हैं जो साल में कई बार जिनका ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो एक जैसे ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा करना और एक जगह लाके लिख देना ही आपका क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। लेजर में आप ये काम कर रहे होते हो। जर्नल में आप क्या काम कर रहे हो, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। जर्नल में आप क्या कर रहे होते हो, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन एक के बाद एक जैसे जैसे हुए हैं वो सब एक सीक्वेंस में आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और फिर उसके बाद आपको क्या देखना होता है कि एक हेड जो है वो साल में कई बार रिलेट किया, जैसे सैलरी कई बार दी गई है तो सैलरी सारी सैलरी उठा टोटल करो और एक जगह लाके लिख दो, वो क्या है, लेजर है। परचेज साल में कई बार किया गया है, जर्नल में लिखा हुआ है, और सारे परचेज को एक जगह इकट्ठा लाके लिख दो, लेजर में लिख दो। ठीक है, सेल कई बार की गई है, सारी सेल उठा के लेजर में एक बार में जाके एक जगह सारी चीजें लिख दो लाके यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो जर्नल और लेजर में ये अंतर है, जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 लिखी हुई है, लेजर में क्या किया गया है, एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को उठा के एक जगह लिख दिया गया। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो जर्नल के बाद आपका क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर के बाद आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जैसे एक्यूरेसी चेक करने की कंडीशन है कि हमने पिछली जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। और वो कैसे किया जाता है, जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, जब आपको चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पिछली जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, उनमें कोई गलती, कोई एरर, कोई अमाउंट मिस्टेक तो नहीं हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पर अगर हम जब आते हैं हमें पता चल जाता है कि पिछली कोई गलतियाँ हुई अगर। तो लास्ट में आपका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसको फाइनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, मतलब आखिर में फाइनली अब हम वो चीज़ देखने आते हैं, प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ, जिस वजह से हम इतनी मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, कि बिजनेस में हम जर्नल भी बना रहे हैं, बिजनेस में हम लेजर भी बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस भी बना रहे हैं, और किस लिए, क्योंकि हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस देखना चाहते हैं। तो वो प्रॉफिट या लॉस देखने का काम आखिर में होता है, आखिर में होता है, इसलिए क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेनली दो बेसिक आपके एक तो आपका बनता है इनकम स्टेटमेंट बनता है, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा क्या बनता है आपका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपका जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, जहां से आपका प्रॉफिट या लॉस पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट या लॉस हुआ। बैलेंस शीट आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं और बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपका चैप्टर है, तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अकाउंटेंसी आखिर होती क्या है। ठीक है, अकाउंटेंसी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताती है
कि बिजनेस में कितने पैसों का लेन देन हो रहा है, तो पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है, ठीक है। और वो सारा लेन देन पता लगाने का एक तरीका ये पता है, आपके सिलेबस में सारे चैप्टर्स हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बच्चों मैंने लिख रखा है जर्नल और सब्सिडरी बुक, मतलब जर्नल या सब्सिडरी बुक। इस बात का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर, देखिए अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर किसी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं होती हैं, ठीक है। कंपैरिजन टू मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर हम किसी और बिजनेस से कंपेयर करें, एक बिजनेस बहुत बड़ा है तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन भी बहुत सारी होती हैं, और एक बिजनेस है जो उसके कंपैरिजन में छोटा है तो ट्रांजेक्शन कम होती है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए ना कि जो बड़ा वाला बिजनेस वहाँ तो इतनी ट्रांजेक्शन होती है, अगर वहाँ जर्नल बनाना पड़ जाए तो कितना कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। तो सब्सिडरी बुक क्या है, उसका एक समाधान है कि अगर जैसे मान लो कि ट्रांजेक्शन किसी बिजनेस में बहुत सारी होती है, तो फिर हम लोग उसको सारी ट्रांजेक्शन को पहली बार में जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम कुछ अलग अलग रजिस्टर्स बना लेते हैं, अलग अलग रजिस्टर्स बना लेते हैं और उन रजिस्टर्स में वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और वो अलग अलग रजिस्टर किस वजह किस किस काम के बनाए जाते हैं, किन किन ट्रांजेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तो पहली चीज तो उन रजिस्टर्स क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया, या तो जर्नल बना लो अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, और अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो जर्नल की जगह पे एक दूसरा आपका ऑप्शन हो जाता है सब्सिडरी बुक का, जिसके अंदर कई सारे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, कई रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। जर्नल एक रजिस्टर है, सारी ट्रांजेक्शन वहीं आ जाती है अगर कम ट्रांजेक्शन है तो, लेकिन अगर आपके बिजनेस की कई सारी ट्रांजेक्शन है तो जर्नल की जगह क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, ठीक है। वहां पर अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सब्सिडरी बुक तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि सब्सिडरी बुक में कितनी तरह के रजिस्टर बनते हैं और हर रजिस्टर में किस चीज की एंट्री की जाती है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझिए, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जर्नल या सब्सिडरी बुक में पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, बिजनेस के किसी भी लेन देन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है इस रजिस्टर में। जर्नल या सब्सिडरी बुक आपका ऐसी बुक्स हैं, ऐसे रजिस्टर्स हैं जहां पर ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इन बुक्स को क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर पहली बार एंट्री रिकॉर्ड की गई, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। लेजर आपका एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर ट्रांजेक्शन्स को आखिरी बार रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक। बात समझ में आई, लेजर आपका आखिरी रजिस्टर है जहां पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस एक तरह की पेपर शीट होती है खाली, जो ये चेक करती है कि हमारी कहीं गलती तो नहीं है कोई पिछले इन रजिस्टर्स में एंट्री करते वक्त, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगा रहे हो तो यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं होता, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, अब यहाँ पर और यहाँ पर आप कौन सा वर्क कर रहे हो, कौन सा वर्क कर रहे हो, रजिस्टर का वर्क कर रहे हो। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोला गया है आपके सिलेबस में। इस पार्ट को क्या बोला गया है, बुक कीपिंग बोला गया है, ठीक है। बुक कीपिंग मतलब जहां पर आप अपने रजिस्टर्स को मेंटेन कर रहे होते हो, बिजनेस के ट्रांजेक्शन अपने रजिस्टर में मेंटेन कर रहे होते हो, तो उस हिस्से क्या बोला गया, बुक कीपिंग बोला गया। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है, अकाउंटिंग। और ये जो कंप्लीट नॉलेज है, ये आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी में आपके सब्जेक्ट में जितनी कंप्लीट नॉलेज भरी पड़ी है, वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज जो है वो क्या कहलाती है, अकाउंटेंसी कहलाती है, ठीक है। वो सारी नॉलेज क्या कहलाती है, अकाउंटेंसी कहलाती है। बात आई समझ बच्चों आपको। हाँ, तो मैंने आज जो है आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता, चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग आपकी क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो आपका पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा वो होगा जर्नल, ठीक है। जर्नल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, जहां पर ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के लेन देन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन डिसाइडेड रूल एंड डिसाइडेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही नोट डाउन किया जाता है। तो जब मैं पहला चैप्टर को पढ़ाऊंगा जर्नल, और याद रखिए आपकी 11वीं की अकाउंटेंसी का ही नहीं, बल्कि आप अकाउंटेंसी चाहे 11वीं की बात करें, 12वीं की बात करें या आगे भी, जर्नल जो है वो बेसिक है, जर्नल जो है बेस है, बेस कि अकाउंटेंसी को समझने का, अकाउंटेंसी की इमेजिनेशन का, इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बनाने का जो आपका चैप्टर है वो है बेस, क्या है, जर्नल है। जर्नल पूरी अकाउंट्स की नींव क्या है, जर्नल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अकाउंट्स में आपके जर्नल के चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चीज़ों को एक एक चीज़ समझाऊंगा वहाँ पे। आप उस क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास समझ में आती है तो अपने फ्रेंड्स तक भी उसे शेयर करिएगा। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे जर्नल को, ठीक। चलिए आज की क्लास से बस इतना ही। और हाँ, क्योंकि अब फेस्टिवल का टाइम है तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए आप लोग, हाँ, और बिल्कुल सेफली उसको मनाइए, ठीक है। बहुत ध्यान से मनाइए, ना ही आपका कोई नुकसान हो और ना ही किसी और का कोई नुकसान हो, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।